जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएसओ भर्ती को लेके काफी बच्चों का कंफ्यूजन है, स्पेशली ओ लेवल का जो आपका ऐड किया गया है एएसओ भर्ती में, उसको लेके कि कौन सा कोर्स ओ लेवल के अलावा वैलिड है नहीं वैलिड है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेईई सिविल की जो भर्ती है उसकी पेपर प्रिपरेशन को लेके काफी वीडियो बन रही है। काफी बच्चों का क्वेश्चन भी था कि पेपर को प्रिपेयर कैसे किया जाए, 35 दिन बचे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेईई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की नई भर्ती कब तक आ सकती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन भर्ती के लिए रिजल्ट कब तक आएगा, बच्चों को क्यों होना होगा नाइट, ड्राफ्टमैन की कट ऑफ क्या जाएगी, दो इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो ड्राफ्टमैन के बच्चे वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएसओ भर्ती को लेकर, ठीक है। तो जो एएसओ की भर्ती है फाइल भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी कर दी गई है। मैंने जब प्रीवियस वीडियो बनाया था उसी दिन शाम को ये भर्ती आई। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एएसओ की भर्ती हो सकता है अगले महीने जारी हो, क्योंकि उसमें आपका रिजर्वेशन को लेके इशू चल रहा है। हालांकि वो इशू सॉल्व किया नहीं गया और एएसओ की भर्ती जारी कर दी गई है, ठीक है। और आपने देखा होगा उसमें रिजर्वेशन को लेके कुछ इशू आपको सीटें में देखने को मिल जाएगी। यूआर की सीटें कम है कंपेयर टू रिजर्वेशन, आपका ईडब्ल्यूएस की सीटें भी कम है कंपेयर टू रिजर्वेशन, ठीक है। तो रिजर्वेशन की का थोड़ा इशू जो मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका था भर्ती जारी होने से पहले ही, वही इशू आपको भर्ती जारी होने के बाद देखने को मिलेगा। अब इन्होंने 929 पदों पे ये भर्ती जारी की है और अभी मुझे लगता है इसमें और भी पद ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ये केवल 929 पदों पर नहीं, अभी हो सकता है ये और पदों पर भी इसमें ऐड हो जाए, ये 1000 प्लस चली जाए, ठीक है। 1000 प्लस भी अगर ये भर्ती की सीटें चली जाती है तो कोई इशू इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन उसी को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान है। तो देखिए इसमें क्लियर कट मेंशन है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्या मास्टर डिग्री, बैचलर नहीं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री किस किस में है, अगर आपकी मास्टर डिग्री मैथ्स में है, ठीक है, तो स्टैटिक्स में है तो भी, अगर स्टैटिक्स में अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो भी, इसके अलावा कॉमर्स में यानी एमकॉम किया हुआ है, ठीक है, एमकॉम किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एमए किया हुआ है इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से एमए किया हुआ है तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स से किया हुआ है तब भी, मैथ्स स्टैट से किया हुआ है तब भी, एमएससी कॉमर्स किया हुआ है अगर आपने एमकॉम किया हुआ है तब भी, एमए इकोनॉमिक्स से किया हुआ है तब भी, एमए मैथ से किया हुआ है तब भी, एमए स्टैटिक्स से भी किया हुआ है तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एमबीए भी किया है, एमबीए अगर आपने फाइनेंस में अकाउंट्स में, इन सब में अगर आपने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी उसमें, तो भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सादी बात है। और भी कई सारी मास्टर डिग्री इसमें अलाउड है, लेकिन वो लगभग रिलेटेड है किनसे, मैथ्स से, स्टैट्स से, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में भी किससे, मेनली ज्यादातर फाइनेंस कैटेगरी से, ठीक है। तो फाइनेंस कैटेगरी से आपने कोई भी मास्टर डिग्री की है तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एमएससी के अलावा कोई भी मास्टर डिग्री अगर आपने मैथ्स से की रखी है, स्टैट से कर रखी है तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एमकॉम के अलावा कोई भी आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स से रिलेटेड की हुई है तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स आप किसी भी कंडीशन में किए हुए हैं मास्टर डिग्री तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड है वो है ओ लेवल, ठीक है। ओ लेवल का आपके पास होना चाहिए। अब ओ लेवल किससे होता है, डोइक्स होता है। ये क्या है, एक तरह का एक ईयर का कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है। अब आप बच्चों की परेशानी है कि जिनके पास ओ लेवल नहीं है उनको क्या ऑप्शन दिया गया है, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया हुआ है पीजीडीसीए, यानी पीजी होना चाहिए आपका कंप्यूटर में। पीजी कंप्यूटर में मतलब डिप्लोमा अगर आपके पास 1 ईयर का है, चाहे आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में 1 साल कंप्यूटर पढ़ा हुआ है या 1 साल आपका कंप्यूटर है, चाहे आपका बैचलर डिग्री में भी 1 साल कंप्यूटर आपने पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, या 1 साल का किसी भी तरह का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है ओ लेवल के अलावा,
तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन आपकी जो मास्टर डिग्री आप किए थे उसमें 1 साल पूरा आप कंप्यूटर पढ़े थे, या आपने बैचलर डिग्री किया था तो उसमें 1 साल आपने कंप्यूटर पढ़ा था, तो वो भी आपका ओ लेवल के समकक्ष ही माना जाएगा। ठीक है, ओ लेवल और पीजीडीसीए के समकक्ष माना जाएगा और वो बंदे भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और तीसरा है आपका हिंदी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो सबके पास होती है। ठीक है, तो ओ लेवल को लेकर बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन था, मुझे मैसेज भी आया हुआ था, तो मैंने क्लियर कर दिया कि ओ लेवल के समकक्ष है आपका पीजीडीसीए। पीजीडीसीए भी नहीं है आपके पास, लेकिन आपने अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री में 1 साल का कोर्स कंप्यूटर का पढ़ा हुआ है, तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म 100% भर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल भर्ती है, पैट की कट ऑफ 1 नंबर ही जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा इसमें भी कंपटीशन है नहीं, और ओ लेवल ऐड होने से तो काफी कंपटीशन कम हो गया है, क्योंकि बहुत से जो एमएससी मैथ्स से, एमएससी स्टैट से किए होंगे, या एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग से किए होंगे, या जो टेक्निकल रिलेटेड होंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो बाद में एमबीए करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा यहाँ पर इशू होता है, इशू होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा पद है, कम कट ऑफ है, और इसके अलावा कंपटीशन भी कम है, तो अच्छे से इसको प्रिपरेशन करके आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जेई सिविल को लेके है। जेई सिविल को लेके बच्चों को बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि आप ऐसे तैयारी करिए, लास्ट प्रैक्टिस दिन, ये स्ट्रेटेजी बनाइए, वो स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए, दूसरों की स्ट्रेटेजी पहली बार फॉलो ही नहीं करनी चाहिए। आप ऑलरेडी डिप्लोमा कर चुके हैं, उससे पहले आप 10th पास हुए होंगे, 10th पे आप बोर्ड एग्जाम अपनी स्ट्रेटेजी से पास हुए थे कि किसी कंपटीटर की स्ट्रेटेजी आपने देखी थी, या डिप्लोमा का जब आप कंप्लीट कर रहे थे तो उसको भी किसी के स्ट्रेटेजी से पास किए थे, अपने तरीके से पास किए थे। जब ये 2 चीजें आप अपने तरीके से पास कर सकते हैं, फिर एग्जाम के लिए दूसरों की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की क्या जरूरत है। ठीक है, कुछ नहीं, 35 दिन बचे हैं, जितना हो सके आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन सैंपल पेपर जितना हो सके उतना लगाइए, दिमाग में ये बैठाए रहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो इसमें मैक्सिमम अगर पूछ लेगा तो आपसे स्टेप्स पूछ सकता है कि किसी भी प्रोसेस का क्या स्टेप है, फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा यूनिट्स पूछ सकता है, और इसके अलावा 1 से 2 लाइन वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा ही नहीं जा सकता है। तो ये 4 चीज पे आपको फोकस करना है, और अब 35 दिन है, तो जितना हो सके आप सैंपल पेपर लगाइए। इसके अलावा हो सके तो यूथ पब्लिकेशन की एक किताब आती है, यूथ पब्लिकेशन की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें सभी तरह के एमसीक्यू अवेलेबल है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी आरजी फर्जी स्ट्रेटेजी पे मत आइए, इधर उधर का कोर्स अब इधर लेने की जरूरत नहीं है, जैसा आप पढ़ते हैं उसी को फॉलो कीजिए, अपने आप आपका निकल जाएगा। कंपटीशन इतना है नहीं, बाद में अगर आप यहां से स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो फिर आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, और ये आपके लिए ही दिक्कत होगी। तो फर्जी के कोर्स और उस चक्कर में ना पढ़ के अपना किताब फॉलो कीजिए, जो अपना आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं, आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है उससे प्रॉपर ये 4 चीजें जरूर देख लीजिएगा, जो प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, उसके अलावा फॉर्मूला होते हैं, उसके अलावा यूनिट्स जो होती हैं, और इसके अलावा आपका जो 1-1, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप देख लेंगे। ऑलरेडी आपका ये एग्जाम इजीली वे में निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की न्यू भर्ती कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगला नंबर अगर किसी भर्ती का है तो सबसे ज्यादा चांसेस है वो है आपका जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती अगली है भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस, और ये कभी भी जारी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती आपका कभी भी जारी हो सकती है। हो सकता है मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूं जो अपलोड होगी इवनिंग में, हो सकता है आज ही इवनिंग में निकल आए, जैसे एएसओ की भर्ती का मैंने वीडियो बनाया और शाम को रिलीज होगी, वैसे ही तो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्राथमिकता पे है, क्योंकि 2 भर्ती इस समय प्राथमिकता पे है, एक एजीटीए है और एक आपका जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, और ज्यादा चांसेस इसी भर्ती के हैं, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के। और इंटरेस्टिंग बात है, हो सकता है इसमें भी आपको बड़ी सीटें देखने को मिले, लगभग 1000 प्लस सीटें, 1000 प्लस सीटें आपको हो सकता है जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी देखने को मिली, और सबसे ज्यादा सीटें आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलेगी। तो तैयार हो जाइए, जो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, इतने दिन से क्या मतलब प्रीवियस पेड से आप इंतजार कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती का, वो आपका कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो नई भर्ती जेई सिविल को लेके है
जेई सिविल को लेकर जो नई भर्ती है ये आपकी जारी तब होगी जब आपका जेई सिविल का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब पेपर आपका कंडक्ट हो जाएगा उसके महीने भर के अंदर जेई सिविल की भी भर्ती पेट 2025 से ही आपको देखने को मिलेगी। और इंटरेस्टिंगली इस बार भी ये भर्ती अच्छी खासी होगी, लगभग 2000 से प्लस पदों में आपकी ये भर्ती देखने को मिलेगी। जहां तक मुझे पता चला कि 2200 प्लस के पास अध्याचन आ चुके हैं, तो ये हो सकता है 2200 प्लस भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिविल की भी भर्ती पेट 2025 से आपको देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा डिले देखने को मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती कभी भी आपकी जेई की जारी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट ड्राफ्टमैन भर्ती को लेके है। ड्राफ्टमैन भर्ती को लेके भी बच्चों में कोई भी, मैं ये देख नहीं रहा हूं कि कोई भी सीरियसनेस है। ठीक है, इस भर्ती पर ना किसी का ध्यान है और ना इस भर्ती के बच्चों को ही अपनी भर्ती पर फोकस है। ठीक है, आपकी भर्ती ऐसे ही पेंडिंग होती रहेगी अगर आप में यूनिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इतने दिन से आपका रिजल्ट पेंडिंग है और आप लोग अभी तक एक बार भी लखनऊ नहीं पहुंचे हैं। आपको लखनऊ पहुंचना चाहिए था, लखनऊ पहुंच के अपनी बात रखनी चाहिए थी, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चों ने रखा था। देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चों ने लखनऊ भी पहुंचे, जनता दरबार भी पहुंचे और उन्होंने अपना काम करा लिया। लेकिन आप लोग चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं और जिस आयोग से आपकी भर्ती आती है वो आयोग की स्थिति आप जानते हैं। आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए, तो ड्राफ्टमैन के बच्चों से रिक्वेस्ट है एक डेट अपना फिक्स कीजिए, उस पर्टिकुलर डेट पर आयोग पहुंचिए। इसके अलावा कुछ बच्चे जनता दरबार भी पहुंच के अपना पॉइंट रखें ताकि आपके रिजल्ट में देरी आए, क्योंकि अभी आयोग का फोकस आपके रिजल्ट पे एकदम भी नहीं है और ना कोई आपकी भर्ती को लेके आवाज भी उठा रहा है। ठीक है, तो कोई भी आपकी भर्ती को लेकर आवाज उठाएगा भी क्यों? क्योंकि उन्हें क्या गरज पड़ी है, आपकी भर्ती है। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन यूनाइट होके पहुंचे, वैसे आप लोग भी एक डेट फिक्स कीजिए, एक ग्रुप जहां पे भी आप लोग ऐड है वहां पे अपना फिक्स कीजिए, उस पर्टिकुलर डेट पे पहुंचकर अपने पॉइंट्स को रखिए आयोग के सामने भी, और कुछ बच्चे अपना पॉइंट्स रखे जाके आपका जो जनता दरबार पड़ता है, तभी जाके आपका रिजल्ट में तेजी आएगी। अदरवाइज फिर आप ऐसे ही लटके रह जाएंगे। ठीक है, बाकी इसकी कट ऑफ मैंने बताई हुई है, फाइनल कट ऑफ देखिए इसकी ऑलरेडी आपको पता है कि लगभग यूआर कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ है इसकी 55 से 57 के आसपास रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की भी आप ये मान के चलिए 53 से 55 ही रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी 51 से 53 के बीच में रहेगी। ठीक है, वहीं एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं एससी कैटेगरी में बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी, 44 से 46 में मैक्सिमम बता रहा हूं कट ऑफ। अगर एससी की 38 भी चली गई तो आप सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि सारी मैक्सिमम सीटें इसमें एससी की ही हैं। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस की सीटें उतनी है ही नहीं, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा सीट है इसमें। ठीक है, इसके अलावा एसटी की अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब की जो कट ऑफ है वो 38 से 40 के बीच में रहेगी, और फीमेल की कट ऑफ जो है वो आपका लगभग मान के चलिए 46 से 48 रहेगी। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ ड्राफ्टमैन की रह सकती है। ठीक है, लेकिन ये सब आने से पहले ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यहां तक पहुंचने के लिए आपको यूनाइट होके आयोग पहुंचना होगा और अपनी भर्ती को वापस से एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।